हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। मैं आयुष उपाध्याय। आज हम लोग का टॉपिक है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026। अभी आप लोगों को पता है कि भारतीय संसद के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से इस अधिनियम को पास कर दिया गया है, संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये आपका था 1971 का अधिनियम था। ठीक है ना, इसको जो संशोधन करके 26 में इसमें अब वंदे मातरम को भी अब एक जोड़ दिया गया है। पहले वंदे मातरम को जोड़ा नहीं गया था। ये एक न्यूज की चर्चा बनी थी, इस पे विपक्ष पार्टियों ने इसका विरोध भी किया था और एक समुदाय ने भी इसका हमेशा विरोध करते चले आए हैं। तो वो तो राजनीतिक बातें हैं, हम लोग पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इसमें संविधान के कौन से आर्टिकल इसमें इसमें उपयोग हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सा ऐसा वाद, कौन से ऐसे केस देखे गए जिसके आधार पर आज ये चर्चा का विषय बना है। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वाद देखेंगे, संविधान का आर्टिकल देखेंगे, क्या क्या प्रावधान किया गया वो देखेंगे। ठीक है ना, आइए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अधिनियम क्या है? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026। ठीक है, चलिए ये हम लोग का टॉपिक है। देखिए मुख्य बदलाव क्या है। पहले क्या था, कानून नहीं था, एक 1971 में था। 1971 में क्या था, इसमें राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। राष्ट्रीय गान बताइए कौन लिखा है? राष्ट्रीय गान लिखा है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर में बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो इसीलिए एकदम इत्मीनान से जन गण मन, जो हम लोग का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान है, सॉरी राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसको लिखे रविन्द्रनाथ टैगोर और जो आपका राष्ट्रीय गीत है उसको लिखे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है ना, ये याद रखना है। तो उसमें क्या था, 1971 के कानून में वंदे मातरम को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है ना, लेकिन वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय गीत का दर्जा दे दिया गया था वंदे मातरम को, लेकिन और राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया गया था आपको जनगण मन, इसको दिया गया था। ठीक है ना, तो अब इसमें राष्ट्र वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा क्यों नहीं दिया, राष्ट्रीय गान का दर्जा क्यों नहीं दिया गया इस वाले संविधान में, इस वाले आर्टिकल में, सॉरी इस वाले कानून में क्यों नहीं रखा गया? इसी को संशोधन करके 26 में अब उसमें आपका वंदे मातरम को भी जोड़ दिया गया है। ये पूरी न्यूज है। ठीक है ना, आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इसे कुछ ऐतिहासिक वर्णन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो रविन्द्रनाथ सॉरी बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने अपनी आनंद मठ में सबसे पहले वंदे मातरम गीत लिखा था। ठीक है ना, और वंदे मातरम होता है कि मैं माता की कई वंदना करता हूं, यानी कि भारत माता का मैं वंदना करता हूं। ठीक है ना, वंदे मातरम मतलब ये होता है। तो उसमें भारत को एक माता के रूप में दिखाया गया है। ठीक है ना, तो भारत माता का कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आया? वंदे मातरम से निकल के आया। आज जो हम लोग भारत को माता कहते हैं वो वंदे मातरम से निकल कर आया। ठीक है ना, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी के आनंद मठ उनकी पुस्तक है। ठीक है, उसमें ये लिखा है। और कौन से, देखिए प्रीलिम्स से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कौन से कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था? 1892। 1892 के कलकत्ता अधिवेशन में। देखिए 1892 के कलकत्ता अधिवेशन में, ये आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था। ठीक है ना, और जनगण मंगल कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो सबसे पहले ये गाया गया 1892 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम, और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था जन गण मन अधिनायक जय है, जो हम लोग स्कूल में हम लोग गान किए हैं। ठीक है ना, ये आप लोग प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जब संविधान सभा बन गई, देश हमारा आजाद हो गया। ठीक है ना, उसके बाद ये हुआ कि भाई हर देश का एक राष्ट्रगान होता है। ठीक है ना, नेशनल एंथम जिसको बोलते हैं। तो मुद्दा ये हुआ कि हम लोग जनगण मनगढ़ को बनाया जाए कि वंदे मातरम को बनाया जाए। लेकिन वंदे मातरम से एक समुदाय, खासतौर से मुस्लिम समुदाय, उसके ज्यादा पक्षधर नहीं था। अब भारत अपना सहिष्णु देश है, यहाँ पे अगर किसी चीज पे विवाद है तो हम लोग उसको नहीं अपनाते हैं, हम लोग बीच का रास्ता निकालते हैं। तो इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय गान हम लोग अपनाए, किसको? जनगण मन को राष्ट्रीय गान अपनाए जो नेशनल एंथम है, और इसको भी इज्जत देने के लिए हम लोग उसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दे दिए। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे हम लोगों के दो राष्ट्रीय गीत और गान हैं। ठीक है ना, ऐसा कहीं सी भी देश में नहीं होता, अपने यहाँ ही है। ठीक है ना, इसी वजह से राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को इस संविधान, इस वाले अधिनियम के थ्रू संशोधन करके इसमें जोड़ा गया है। ठीक है ना, और एक कथन बहुत फेमस है राजेंद्र प्रसाद जी का, उनका क्या है? वंदे मातरम जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उसे जन गण मन के समान ही
सम्मानित किया जाएगा और उसका दर्जा भी समान होगा। ये 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, अध्यक्ष संविधान सभा के नहीं है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने ये वक्तव्य दिया था। उसी के बाद से उसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। फिर 1971 में कानून बना, उसमें राष्ट्रीय गीत को नहीं रखा गया, उसमें झंडे को रखा गया, राष्ट्रीय प्रतीक को रखा गया और राष्ट्रीय गान को रखा गया, ठीक है ना। ये उसका ऐतिहासिक वर्णन है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। वही चीज देखिए जो मैंने आपको बताया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है जनगण मनगढ़, 1911 कांग्रेस अधिवेशन। उसकी भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ बंगाली, मतलब कि ऐसी बंगाली जिसमें संस्कृत भाषा का उपयोग हुआ है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 52 सेकंड लगता है हम लोगों को जनगण मनगढ़ गाने में, 52 सेकंड लगता है जनगण मनगढ़ गाने में। और इधर आ जाइए, और इसको गाने में लगता है 190 सेकंड। यह भी एक कारण था कि इसको राष्ट्रीय गीत नहीं बनाया, क्योंकि इसको गाने में ज्यादा समय लगता है। और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान हमेशा नेशनल एंथम बोलूंगा, कंफ्यूजन नहीं होना, नेशनल एंथम हमेशा छोटा होना चाहिए, इस वजह से इसको और रखा गया। ये भी एक कारण था, ठीक है ना। इसको गाने के लिए 190 सेकंड लगेगा। जो 6 पद क्या, मतलब कि पूरा संपूर्ण वंदे मातरम आपका 6 पद में है, ठीक है ना। और जो शॉर्ट वंदे मातरम होता है वो 2 पद में होता है। देखिए प्रीलिम्स में आ सकता है क्योंकि ये न्यूज में है। शॉर्ट यानी कि छोटा वंदे मातरम क्या है, जिसको बोलेंगे वो 2 पद का है, ठीक है ना। और लॉन्ग संपूर्ण वंदे मातरम कितने पद में है? 6 पद में है। ओके, तो ये है। तो टोटल पूरे 6 पद को इस कानून में रखा गया, ना कि शुरुआत के 2 पद को, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को। और उपन्यास आनंद मठ जो 1882 में आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ था, उसमें वंदे मातरम को जगह दी गई थी। इनकी भाषा कैसी है? संस्कृत और बंगाली। कहने का मतलब यह है कि चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी हो, दोनों बंगाली थे, बंगाली के भद्र समाज से आते थे। और बंगाल के भद्र समाज उस समय बहुत ही प्रसिद्ध थे, ठीक है ना। तो वही शिक्षित समुदाय निकल के आता था आजादी के समय। उन्होंने ये दोनों गीत लिखा है। ओके, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐतिहासिक वर्णन। अब कानून और प्रोटोकॉल क्या है, देखिए 1971 के तहत जो है राष्ट्रीय गीत को सुरक्षा मिली थी, है ना। और 26 में दोनों को मिल गई, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को मिल गया है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, अगर कोई भी सरकारी आयोजन होगा आज से, जैसे कोई मीटिंग चल रही है, सरकार की कोई मंत्रालय की मीटिंग चल रही है ना, जनगण 15 अगस्त देखिए भी आने वाला है, 15 अगस्त आप देख लीजिएगा। तो अब क्या होगा ना, सबसे पहले वंदे मातरम का बाजा कह रहे हैं, सॉरी, वंदे मातरम बजेगा, ठीक है ना। सबसे पहले वंदे मातरम बजेगा, उसके बाद आपका जनगण मनगढ़ होगा। जब समारोह खत्म हो जाएगा तो जनगण मनगढ़ होगा, जब समारोह स्टार्ट होगा तो वंदे मातरम अब गाया जाएगा। ये आप बिल्कुल याद किए रहिए, कथन में आ सकता है, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अगर दोनों में क्लैश हो जाए तो पहले कौन बजेगा। साफ साफ इस कानून में लिखा है, वंदे मातरम के बाद क्या बजेगा? राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़, और जनगण मनगढ़ से पहले बजेगा वंदे मातरम। वंदे मातरम पहले बजेगा और जनगण मनगढ़ बाद में बजेगा। नेशनल एंथम बाद में बजेगा, पहले हम लोगों का ये वंदे मातरम बजेगा, ठीक है ना। ये याद रखना है आप लोगों को कि प्रीलिम्स में आ सकता है। और कल को आप लोग भी ऑफिसर बनेंगे तो आप लोग भी जाएंगे सरकारी कार्यालय में जाएंगे, तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक नागरिक होने के नाते भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर इसका उल्लंघन होगा तो कैसे, किस कृत्य से इसको उल्लंघन माना जाएगा, कितनी सजा रखी गई है, समारोह हमारे यहाँ कैसे होगा, कौन सा गीत कब बजेगा, कौन सा गीत कब नहीं बजेगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नागरिक की वजह से भी। अब स्वरूप क्या है? 6 पद को रखा गया है। वही मैंने बोला, पूरा वंदे मातरम 6 पद में है, इन पूरे 6 पद को पूरा वंदे मातरम को इसमें जगह दी गई है, ठीक है ना। समय सीमा आपका 3 मिनट 10 सेकंड है, जिसको हम लोग 190 सेकंड कर सकते हैं। और सार्वजनिक आयोजनों में जनगण मनगढ़ से ठीक पहले वंदे मातरम बजेगा, ये मैंने आपको बताया, वह चीज इस स्लाइड में है, ठीक है ना। नियम और शिष्टाचार देखिए, अनिवार्य क्या है और क्या अनिवार्य नहीं है, ये मस्ट है, इसको एकदम ध्यान में रख लीजिए। देश के नागरिक होने के नाते यहाँ पे गलती ना हो हम लोगों से, क्योंकि अब ये हम लोगों के राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय स्वाभिमान की चीज बन गई है वंदे मातरम, ठीक है। गाए या बजाने जाने पर सावधान की मुद्रा में खड़े होना अनिवार्य है। जैसे हम लोग नेशनल एंथम में खड़े होते हैं इस तरह, वैसे अब वंदे मातरम जब भी बजेगा तो हम लोगों को सावधान में हो जाना है। अब ये नियम हो गया, ठीक है ना। ध्वजारोहण समारोह, राष्ट्रपति राज्यपाल के आगमन और प्रस्थान पर ये बजाया जाएगा। अभी तक क्या है कि नहीं बजाया जाता था, ये कहीं कहीं वैकल्पिक था, पर ये अभी अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है, राज्यपाल का आगमन हो रहा है, ध्वजारोहण हो रहा है, 15 अगस्त को होगा, देखिएगा। जनगण मनगढ़ नहीं, अब वंदे मातरम बजेगा इस कानून के पालन करने से, ठीक है ना। स्कूली दिन की शुरुआत में सामूहिक गायन, अब हम लोग क्या है कि जनगण मन गण जय भारत भाग विधाता गाते थे ना, अब वंदे मातरम भी गाया जाएगा स्कूल में, ठीक है। ये देखिए ये क्या अनिवार्य में किया गया है,
ऐसा नहीं, वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य में किया गया है। और छूट किसमें है? सिनेमा घरों में फिल्मों से पहले बजाना अनिवार्य नहीं। सिनेमा घर क्या है, आपका प्राइवेट प्लेस हो जाता है, ठीक है ना, वहां पर लोग एंटरटेन करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे जरूरी नहीं है, अगर बजाया भी जा रहा है तो आपको खड़े होने की भी कोई जरूरत नहीं है। न्यूज रील, डॉक्यूमेंट्री के हिस्से के रूप में बजने पर दर्शकों को खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, ताकि किसी को बाधा ना हो। आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करके खड़े होइए। अगर आप किसी प्राइवेट प्लेस में है, किसी अगर आप सार्वजनिक या सामूहिक प्लेस में है, सरकारी प्लेस में है ना, कोई अगर देश की कोई चीज का आयोजन हो रहा है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, राष्ट्रपति आगमन, कोई राष्ट्रपति का भाषण रहा है, संसद सत्र चल रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का कोई सत्र चल रहा है, कोई मीटिंग चल रही है, नीति आयोग की मीटिंग चल रही है, तो उन सब चीजों में ये अनिवार्य हो जाता है कि आपको बजाना पड़ेगा एक सम्मान प्रकट करने के लिए, ठीक है ना, वंदे मातरम के लिए। हे भारत माता, मैं आपकी वंदना करता हूं, उसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो कहाँ छूट है, कहाँ नहीं है, ये बिल्कुल आप नागरिक हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, लिखने के लिए बकायदा आलोचनात्मक व्याख्या करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब न्यायालय ने कुछ ऐसे फैसले दिए हैं जो इससे संबंधित है। सबसे पहले बिजोय इमोनल केस 1986 में, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये है, इसमें देखिए आर्टिकल 19(1) और 25 दोनों का उपयोग हुआ है। देखिए 19 क्या है, आर्टिकल 19 में हम लोगों को स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है ना, बोलने की स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको हम लोग कह देते हैं इंग्लिश में। तो हमारा मन है, हम खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे, हमें जो मन करेगा गाएंगे, आप कोई नहीं होते हैं बताने वाले। ये आर्टिकल 19 के तहत हम लोगों को पावर मिली थी। और 25 में क्या है, 25 में है धर्म की स्वतंत्रता, धर्म मान्यता की स्वतंत्रता भाई। क्योंकि देखिए एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय जो है, कहता है कि नहीं, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्योंकि इसमें भारत को एक माता के रूप में दिखाया गया है। हे भारत माता, मैं आपकी वंदना करता हूं। उनकी एक धार्मिक मान्यता है, वो लोग जो है एक अपने परम ईश्वर यानी अल्लाह के अलावा वो किसी के सामने नहीं झुकते हैं, वो उनकी मान्यता है, सम्मान करते हैं। तो उस वही केस था, तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 इसमें संबंधित है, ठीक है ना। ये इसी को लेके मामला गया था कोर्ट में। यदि कोई व्यक्ति सम्मान पूर्वक चुपचाप खड़ा रहता है तो उसे गाने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, ठीक। अगर कोई शांतिपूर्वक खड़ा है, समाज में कोई उपद्रवी कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो वो चीज जो है, क्या कह रहे हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। वो किसी को परेशान नहीं कर रहा है, उसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वो जो करना करे। इस निर्णय से ये निकल के आया था। तो हम लोगों को क्या याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, बिजोया इमैनुअल केस, ठीक है ना, ये है बिजोया इमैनुअल केस 1886, ये इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से आर्टिकल इससे संबंधित है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25, वाक की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है ना। और एक है हम लोगों का M.K. रमेश केस 2006, स्वैच्छिक सम्मान। इसमें क्या निकल के आया, वंदे मातरम गान नैतिक रूप से वांछनीय है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, सच्ची देशभक्ति स्वैच्छिक होती है, ठीक है ना। वंदे मातरम को बाध्यकारी नहीं माना गया था M.K. रमेश केस में, लेकिन अब कानून बन गया है, तो ये केस अब पलट गया है कानून से, अब वो बाध्यकारी है, ठीक है ना, कानून के तहत। अब इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने PIL को ना कोई दाखिल करेगा ही करेगा, ये 100% है। फिर देखते हैं जो केस निकल के आएगा, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगी, ठीक है ना। तो वो अभी मामला चलेगा अभी, ठीक है ना। और अगर हम लोग इसकी थोड़ा राजनीति की बात कर लें, सरकार के पक्ष और विपक्ष की, क्योंकि आलोचनात्मक जो प्रश्न बनते हैं उसके लिए ये सब लिखने के लिए, विपक्ष क्या कह रहा है कि भाई आप आदर सम्मान के लिए आपको कानून बनाने की जरूरत नहीं है, जो इंसान अगर सम्मान करना चाहेगा तो कानून की जरूरत नहीं। जैसे ना कर्तव्य और अधिकार, कर्तव्य क्या है, एक पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य, एक पुत्र का अपने परिवार के प्रति ये कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य है, तो उसमें वो आपका अधिकार नहीं, वो आपको करना ही करना है, कर्तव्य है, वो आपकी मान्यता। और अधिकार क्या होता है, अधिकार होता है कि मेरा अधिकार है कि ये मेरी सीट है, मेरा अधिकार है कि मुझे वहां तक जाना है, वो मेरा अधिकार है, वो मेरा अधिकार मान रहा है। तो वही सरकार विपक्ष कह रही है कि भाई कर्तव्य है लोगों का सम्मान करना, इसमें आप कानून बना के फालतू में किसी को आप अधिकार जबरदस्ती आप थोपिए मत, ठीक है ना। विपक्ष का ये कहना है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना उचित नहीं। इससे क्या हो रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि आप राष्ट्रगान को अलग देख रहे हैं, राष्ट्रगीत को आप देख रहे हैं अलग, है ना। अच्छा, इसमें 1971 कानून में राष्ट्रगान नहीं था, जनगण मन वंदे मातरम, तो आप ऐसा देखें कि अरे ये क्यों नहीं है, इसको भी लेकर आओ। तो आप दोनों में आप जो है अलगाव ला रहे हैं, इसका मतलब ये विपक्ष का कहना है। और सरकार का क्या कहना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की दृष्टि को मजबूत करना है, विधेयक 76 साल पुरानी ऐतिहासिक गलती को सुधारने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये पक्ष और विपक्ष का कहना है, ये सकारात्मक नकारात्मक बात है, ठीक है ना। तो अब 46 वर्षों का सफर है, ये क्या निष्कर्ष निकला देखिए।
इतिहास 1950 में संविधान सभा घोषित असमानता, वही जो मैंने आपको जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं, सॉरी, राजेंद्र प्रसाद जी का मैं कथन आपको जो मैंने बताया वो चीज है, ठीक है ना। 2026 का संशोधन ऐतिहासिक घोषणा और कानूनी वास्तविकता के बीच की 76 साल पुरानी खाई को पाटता है। अब दोनों राष्ट्रपति कानून की नजर में एक समान है। कानून 1971 का था जो अब 26 में, अब ये कर्तव्य नागरिकों द्वारा स्वैच्छिक और सम्मान आचरण, वही है। जब तक देखिए वही बात है, जब तक नागरिक, ये व्यक्तिगत चीज की चीजें हैं, कानून तो बना दिया गया, हम लोग पेपर के लिए पढ़ लिए, प्रीलिम्स में क्या आएगा, मेंस में, इंटरव्यू में क्या हो जाएगा, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। केस के बारे में डिस्कस कर लिया है, थोड़ा धार्मिक उसमें क्या अड़चन है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, कि हम लोगों के एनालिटिकल, एक हम लोगों का ब्रॉड माइंड पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने इसका अध्ययन किया है। लेकिन मामला आके वहीं अटक जाता है, जब तक व्यक्ति के मन में अगर विचार नहीं आएगा, तो आप कानून बना लीजिए, चाहे आप मार पीट लीजिए, वो सम्मान करेगा नहीं करेगा वो उसके ऊपर है, ठीक है ना। चलिए, ये आज का लेक्चर था छोटा सा, और आप लोग इस जीएस वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है ना। यहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, संस्थान के द्वारा सारी आपको खबर मिल जाएगी, और रोज सुबह जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट से रात सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की वीडियोस रेगुलर चलती है, आप उसको भी ज्वाइन करिए, और अपने मित्र, यार, दोस्त और जो भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनको वो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज मैं बोलूंगा जय हिंद, नमस्कार।